एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी का चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन। की रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। देखो, रजिस्ट्रेशन किस चीज़ के लिए होता है। रजिस्ट्रेशन होता है जब भी आप कोई टैक्स पे करने जाते हो तो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है जिससे कि आप बता सकते हो कि मैं इस आइडेंटिटी का पर्सन हूँ और मैं इस चीज़ के लिए लायबल हूँ और मैं इस चीज़ का टैक्स देने आया हूँ। जो आइडेंटिटी होती है उसमें सब कुछ क्लैरिफाई होता है कि आपका क्या टैक्स नंबर है, क्या आपकी आइडेंटिटी है, आपको कितना टैक्स पे करना है, किस किस सप्लाईज पे टैक्स पे करना है। तो इस चैप्टर में वही है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कराना थोड़ा कंपलसरी होता है। तो देखो, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ दी रजिस्ट्रेशन, क्या है और हमें क्यों कराना है, इसके एडवांटेजेस क्या है, नेचर, फीचर्स और एसेंशियल्स क्या हैं, हम कब कराते हैं, ये हमें मतलब क्यों कराना होता है। उसके बाद केस ए की रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 227 और जो केस बी है वो है सिचुएशंस अंडर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की, वो जिसमें सेक्शन 227 के अंडर हो और सिचुएशन ऐसी है दूसरी वाली जिसमें आपको कंपल्सरी कराना होता है। फिर काइंड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की आप किस तरह से करा सकते हो। देन एग्जम्पशंस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन की कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। इस चैप्टर को हम थोड़ा वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे क्योंकि ये डेफिनेटली ही आता है। इसके एग्जाम्पशंस, फीचर्स एंड प्रोसीजर ये डेफिनेटली आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो इस चैप्टर को हम थोड़ा वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन एंड वाई टू गेट इट, कि रजिस्ट्रेशन क्या है और इसे क्यों गेट करना है। इन एनी टैक्स सिस्टम रजिस्ट्रेशन इज़ indispensable requirement which provides identity to the taxpayer. The identity of taxpayer enables the taxpayer to comply with compulsory requirements of tax compliance of taxing authorities. कि देखो, रजिस्ट्रेशन एक ऐसा indispensable रिक्वायरमेंट्स है जो हमें प्रोवाइड करता है, मतलब जो टैक्स पेयर होता है उसको वो आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो जो टैक्स पे करता है वो अपनी आइडेंटिटी से टैक्स पे करता है अथॉरिटी को। रजिस्ट्रेशन क्या है, एक आइडेंटिटी दे देता है टैक्स पेयर को जो पे करता है टैक्स। एंड आइडेंटिटी इज़ रिक्वायर्ड, और आइडेंटिटी क्यों रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि टू फुलफिल टैक्स कॉम्प्लेंस रिक्वायरमेंट, जिससे कि जो टैक्स की जो कॉम्प्लेंसेस हैं उनको पे कर सके। Then अब next page, in simple words registration under GST means obtaining a unique identity number। इसमें आपको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलता है जो कि कंसर्न अथॉरिटीज़ के लिए होता है। और जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है ये आप बताता है कि आप टैक्स पेयर है कि नहीं है। इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ टैक्स पेयर द आइडेंटिटी नंबर ऑफ टैक्स पेयर इज़ हीज और हर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पर्पज़। कि देखो, उसके नाम की जगह मतलब हर जगह, क्योंकि नेम तो होते सबके सेम होते हैं मोस्टली, तो नेम को हम आइडेंटिटी नहीं बनाते, हम टैक्स नंबर को अपना आइडेंटिटी बनाते हैं। टैक्स अथॉरिटी डू नॉट यूज़ नेम ऑफ टैक्स पेयर फॉर दिस आइडेंटिफिकेशन। जो टैक्स अथॉरिटी होती है वो आपका नाम नहीं लेती है टैक्स आइडेंटिफिकेशन में, बट यूज़ रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखते हैं जब भी आप कोई टैक्स पे करने जाते हो। एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो क्यों कराना चाहिए। फर्स्ट इज़ रिकग्निशन एज लीगल सप्लायर। तो जिससे कि जो रजिस्ट्रेशन जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पहले तो आप एकदम लीगल पर्सन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप अंडर द लॉ आ रहे हो अब, क्योंकि आपको जो अथॉरिटीज़ होती हैं वही आपको नंबर प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड दैट इज़ लीगल अथॉराइजेशन टू कलेक्ट टैक्सेस, कि आप टैक्स वहीं पे कर सकते हो जहाँ पे आपको पे करना होता है। उसके बाद कि अगर आप बिना बिना रजिस्ट्रेशन के जीएसटी कलेक्ट करते हो तो वो एक एज अ क्राइम देखा जाता है। उसके बाद एक एग्जांपल भी है, रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड सप्लाई है और फिर जो रिसिपेंट है उसे गुड्स रिसीव हुई हैं, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसे पूरा टैक्स पता लग जाता है। उसके बाद लीगल अथॉराइजेशन टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि देखो जो हमारे कंज्यूमर होते हैं उन्हें आईटीसी नहीं मिलता है क्योंकि उसे कंज्यूम कर रहे होते हैं। मीनवाइल जो हमारे सप्लायर होते हैं उन्हें आईटीसी मिलता है, और ये आईटीसी भी उन्हीं के लिए ही होता है जिन रजिस्टर्ड होते हैं इन द रजिस्ट्रेशन। देन सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी एट नेशनल लेवल, की जो नेशनल लेवल पे है आपका आईटीसी वो अच्छे से फ्रेमवर्क हो सके, एकदम प्रॉपरली चल पड़े। रजिस्ट्रेशन पर्सन आईटीसी, रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी, और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है उसको आईटीसी नहीं मिलता है। 6.1 दैट इज़ रजिस्ट्रेशन इनेबल्स एंटर
स्टेट सप्लाईज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस की जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको इंटर स्टेट सप्लाईज के लिए अलाउ करता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के. सो सेकेंड वन दैट इज़ नेचर और फीचर्स और असेंशियल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन. ये काफ़ी हद तक आता है और आपको ये लिखना ही पड़ेगा. प्रोसीजर वगैरह में आया तो शायद आप इसको लिख सकते हैं. सो फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन इज़ पैन बेस्ड. कि देखो इसमें क्या लिखा है, अंडर द सेक्शन 225.6 and 25.7 of CGST Act prescribes that registration shall be granted only to a tax paying having a valid PAN issued under इनकम टैक्स एक्ट. देखो जो इनकम टैक्स एक्ट होगा वो आपको एक पैन नंबर इशू करके देगा, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर इशू करके देगा, और जिसके पास ये होगा वही जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता है. सो इसके 2 एक्सेप्शंस हैं. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कि जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उनको नहीं मिलता है तो उनके लिए थोड़ा ज़रूरी भी नहीं होता है. उसके बाद उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट से मिल जाता है रजिस्ट्रेशन. देन सेकंड दैट इज़ फॉर पर्सन हु आर रजिस्टर्ड टू डिडक्ट TDS. जो TDS के अंडर होता है, ये हमारा प्रोसीजर में है पॉइंट. सेकंड वन दैट इज़ स्टेट वाइज और UT वाइज रजिस्ट्रेशन. कि देखो 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, आप हर स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो. सो रजिस्ट्रेशन नीड टू बी टेकन स्टेट वाइज और UT वाइज. देयर आर नो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन अंडर GST. हमारे पास कोई सेंट्रलाइज GST नहीं है, आपको हर स्टेट का अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. अ बिजनेस एंटिटी हैव इट्स ब्रांचेस इन मल्टीपल स्टेट will have to take separate state registration for branches in different state. कि जितनी आपकी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी डिफरेंट स्टेट्स में आपको उतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे. फर्दर विद इन अ स्टेट एंड एंटिटी विद डिफरेंट ब्रांचेज वुड हैव सिंगल रजिस्ट्रेशन. अगर आपकी एक ही स्टेट में बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो आपको कराने की ज़रूरत नहीं है. वेयर इन इट कैन डिक्लेयर वन प्लेस एज प्रिंसिपल. आप अगर आपका एक ही बिजनेस है और एक ही सिटी में आपकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो वहाँ पे एक आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा, जैसे हेडक्वार्टर बोलते हैं. और सेकंड होते हैं अदर ब्रांचेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस, लाइक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस APOB. देन उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं B1 दैट इज़ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द स्टेट और UT. कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है डिफरेंट प्लेसेस के सेम UT में एंड सेम स्टेट में. सो बिजनेस एंटिटी ऑपरेटिंग विद इन 1 स्टेट, अगर एक ही स्टेट में ऑपरेट हो रही हो, या फिर ऑपरेटिंग फ्रॉम मोर देन 1 स्टेट और मल्टीपल स्टेट, की अगर डिफरेंट स्टेट में हो तो इसके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लगता है हर स्टेट का, जिसकी 3 शॉर्ट लिमिट्स होती है. और अगर आप एक ही स्टेट में कर रहे हो सो इसके कुछ केसेस है. फर्स्ट वन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेसेस विद इन सेम स्टेट UT रिक्वायरिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन. कि अगर आपके बहुत ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा रहे हो. सो कैन ऑप्ट टू सेपरेट फॉर ईच यूनिट, तो आप रजिस्टर करा सकते हो अपनी हर ब्रांच को सेपरेटली. देन हैविंग 1 ब्रांच ओनली, कि अगर आपकी सिर्फ एक ही ब्रांच है तो रजिस्टर्ड इन द स्टेट वेयर ब्रांच इज़ लोकेटेड. अगर आपकी ये एक ही ब्रांच है तो आप उसी में आपको रजिस्टर करा सकते हो. देन थर्ड वन दैट इज़ हैविंग डिफरेंट ब्रांचेज इन 1 स्टेट. अगर आपकी एक ही स्टेट में डिफरेंट ब्रांचेज हैं सो रजिस्टर्ड इन स्टेट. बट इसके कुछ कंडीशंस है 2. डिक्लेयर 1 प्लेस एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, कि आप एक को प्लेस ऑफ बिजनेस सेपरेट कर दो और दूसरे को आप वहाँ पे एडिशनल प्लेस कर दो, मतलब हेडक्वार्टर देन उसकी ब्रांचेज है. उसके बाद ऑल दो टैक्स पेयर हैविंग मल्टीपल बिजनेस verticals in 1 state is not mandatory required to obtain separate registration for each vertical state. He has an option to obtain independent registration with respect to each separate business vertically. कि आप उसको हर एक को ना ब्रांचेस को हर स्टेट की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है. आप एक इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रेशन ही बना सकते हो हर अपने बिजनेस का वर्टिकली. सो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच बिजनेस वर्टिकल शेल बी ग्रांटेड प्रोवाइड ऑल सेपरेट रजिस्टर्ड बिजनेस वर्टिकल पे टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज अदर बिजनेस. कि आप अपने अलग अलग बिजनेस का हर का एक पर्सनली बनवा सकते हो. उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टेट UT स्पेसिफिक, की जो रजिस्ट्रेशन है स्टेट और UT वाइज उसकी क्या स्पेसिफिक है. सो डिस्क्रिप्शन ब्रांचेज इन मल्टीपल स्टेट, कि अगर आपकी ब्रांचेज हैं डिफरेंट स्टेट में. सो सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट, जितने आपके स्टेट में ब्रांचेज हैं वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. इसके लिए कोई सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है.
अगर आपकी ब्रांचेज हैं सेम स्टेट में तो आप यहाँ पे सिंगल रजिस्ट्रेशन बना सकते हो जो आपको हर किसी पे चल जाएगा। नेक्स्ट वन, थर्ड, मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। अगर आपका मोर देन वन रजिस्ट्रेशन है अंडर द सेक्शन 25.4 प्रिस्क्राइब दैट वेयर 2 यूनिट्स ऑफ अ सेम बिजनेस हैज टेकन सेपरेट रजिस्ट्रेशन बोथ ऑफ देम शेल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंटिटी। देखो मेरे पास दो बिज़नेस हैं, मतलब मेरे पास एक बिज़नेस है उसके दो ब्रांचेस हैं और उनके पास डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है, तो वे दोनों एक नहीं है, वे दोनों अलग है। द ट्रांजेक्शन बिटवीन देम विल बी क्लासिफाइड as if such transaction has take place between unrelated parties। अगर आपकी unrelated parties के साथ हुई है transactions तो वे transactions भी different है। So both the units shall require to complain से such feeling, तो उन दोनों को ही अपनी अपनी maintenance बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद और जो पर्सन होता है और जिसके पास रजिस्ट्रेशन होता है वो भी डिफरेंट ही माना जाता है अपनी अपनी ब्रांचेस के लिए। इन सिंपल वर्ड्स डिस्टिंक्ट पर्सन आर केसेस वेयर हेड ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेस आर इन्वॉल्व अ सप्लाई ट्रांजेक्शन। अगर आपकी सप्लाई ट्रांजेक्शन है तो जो आपका पर्सन होगा वो भी डिफरेंट होगा। उसके बाद फोर्थ वन दैट इज़ GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTIN। ये क्या है? सो in GST registration the supplier is allotted a 15-digit GST identification number called GSTIN। ये एक सर्टिफिकेट होता है रजिस्ट्रेशन का जिसमें आपको एक प्रॉपर नंबर मिलता है एप्लीकेंट का। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो ये प्रॉपर GST नंबर है। तो शुरू के जो दो कोड होंगे वो आपके स्टेट वाइज होंगे कि आप कौन से स्टेट या फिर किस UT में हैं। जो आपके नेक्स्ट 10 कैरेक्टर्स होंगे वो आपके पैन नंबर होंगे, कलेक्शन नंबर होगा। उसके बाद आपके दो कैरेक्टर्स आते हैं वो आपका इंटरनेट कोड होगा। उसके बाद जो लास्ट एक डिजिट होगी वो आपका चेकसम कैरेक्टर होगा। चेकसम कैरेक्टर आई थिंक सो कुछ भी हो सकता है, चेकसम कैरेक्टर नहीं, शायद ये हो सकता है इंटरनेट कोड प्लस स्टेट कोड को प्लस करके, आई थिंक सो। उसके बाद फिफ्थ वन दैट इज़ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वेयर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड within 30 days from the date in which person become liable to registration। The effective date of registration shall be date of his liability for registration। देखो जहाँ पे जो एप्लीकेंट होगा वो रजिस्ट्रेशन वेयर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जब भी आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करते हो विद इन द 30 डेज, जिस दिन आप सबमिट करते हो तो आप लाइबल हो जाते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वहाँ से आपकी जो लाइबिलिटी है वो थोड़ी शुरू हो जाती है। उसके बाद वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड by the applicant after 30 days from the date become liable registration, the effective date shall be the date of grant of registration। फिर उसके 30 days बाद आपको उसको बोलते हैं डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो नेक्स्ट पेज पे ना इसका थोड़ा पैराग्राफ है वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा शायद। इन केस ऑफ सो मोटर रजिस्ट्रेशन टेकिंग रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी वाइल being within the threshold limit exempt limit for tax paying। कि देखो अगर आप वॉलंटरी करा रहे हो तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। सो डेट व्हेन एप्लीकेंट बिकम लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन, वो डेट जहाँ पे जो एप्लीकेंट होता है वो लायबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, डिपेंड्स व्हेन एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन वो सबमिटेड, कि उसने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कब सबमिट कर दी। सो इफ़ सबमिटेड विद इन 30 days फ्रॉम डेट व्हेन ही बिकम लायबल, अगर वो लायबल होने के विद इन द 30 days कर देता है। सो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? डेट व्हेन ही बिकम लायबल, कि जिस दिन वो लायबल हुआ था उसी दिन। देन इफ़ सबमिटेड आफ्टर 30 days फ्रॉम डेट व्हेन ही बिकम्स लायबल। और एक दूसरा केस जहाँ पे उसने विद इन दी सेम 30 days लायबल होने के एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? सो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? जिस दिन उससे रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो होगी उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक इलस्ट्रेशन है। ख्याति सर्विस लिमिटेड इज इंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन पंजाब। द टर्नओवर ख्याति सर्विस एक्सीड 20 lakh ऑन 1st November। इट इज़ लायबल टू गेट रजिस्टर्ड ऑन 1st December, 30 days इन द स्टेट ऑफ पंजाब। देखो ख्याति सर्विसेज लिमिटेड है पंजाब में, उनका जो टर्नओवर है वो एक्सीड हो गया 20 लाख से 1st November से, तो विद इन द 30 days लायबल है रजिस्टर्ड होने के। सो इट अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 28 November एंड इज़ ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 5th December। उसने 28 के लिए अप्लाई करा था और उसे सर्टिफिकेट मिल गया 5th December को। सो एक
पार्ट दैट इज़ व्हाट इज़ द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ख्याति सर्विसेज लिमिटेड की उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है. सो फर्स्ट इज़ 1 नवंबर की जिस दिन वो लायबल हुई थी. उसके बाद इफ़ ख्याति सर्विसेज लिमिटेड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेड on 3rd December and is granted registration on 10th December, then what will be the effective date of registration. But अगर उसने अप्लाई ही 30 दिन के बाद करा, मतलब 2 केसेस है ना कि अगर आप तो विद इन 30 डेज़ अगर आप अप्लाई कर देते हो, तो अगर आपने विद इन 30 डेज़ अप्लाई कर दिया तो जिस दिन अप्लायबल होते हो वो आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है. बट अगर आपकी वो 30 डेज़ के पीरियड के बाद आप कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, इफ़ ख्याति सर्विसेज अप्लाई रजिस्ट्रेशन 3rd December एंड इज़ ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन 10 December, द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ 10 December. मतलब जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन अलॉट हुआ है उस दिन होगी उसकी 10 December. नेक्स्ट, मैंडेटरी बैंक अकाउंट डिटेल सबमिशन एज पर क्लैरिफिकेशन डेटेड January 23, 2024. तो मैंडेटरी बैंक अकाउंट डिटेल्स कौन कौन सी होती है. सो उनको बहुत कुछ पे करना पड़ता है, लाइक रूल्स वगैरह, फर्निश, GSTR विच एवर इज़ अर्लियर. All registered taxpayer are required under provision of CGST and the corresponding rules frame that उनको बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ती है within the 30 days and the new functional is being developed by the following features. उनको following features करने पड़ते हैं, like first, failure to furnish the bank account is in stipulated time it will result into the following. taxpayer registration get suspended. अगर आप नहीं पे कर रहे हो तो आप suspended हो जाओगे 30 डेज़ के अंदर अंदर. एंड उसके बाद revocation of suspension. If the taxpayer updated their bank account detail in response to intimation inform, the suspense will automatically revoked. कि अगर आप बैंक अकाउंट को अपडेट करते हो अगर किसी फॉर्म में तो आपका जो सस्पेंशन होगा वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा. नेक्स्ट वन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की इफ़ द बैंक अकाउंट डिटेल्स आर नॉट अपलोडेड. अगर आप अपडेटेड, अगर आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेटेड नहीं है तो 30 डेज़ के बाद फॉर्म वगैरह के बाद जो आपकी कैंसिल हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन. 6 फीचर दैट इज़ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन इज़ परमानेंट. देखो जो रजिस्ट्रेशन होता है वो थोड़ा सा परमानेंट होता है. रजिस्ट्रेशन डज नॉट हैव एन एक्सपायर डेट. इसकी कोई एक्सपायर डेट नहीं होती है. उसके बाद पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन. सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू CTP कैजुअल टैक्स पेबल को उसकी कितनी वैलिडिटी होती है. सो पीरियड इज 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट. इफेक्टिव डेट से 90 डेज तक वैलिड होता है. उसके बाद विच एवर इज अर्लियर. सो 7th वन दैट इज़ यूनिक आइडेंटिटी नंबर UIN अंडर द सेक्शन 25.9 and 10. Any specialized agencies of United Nations organization or multilateral financial institution and organization as notified under the United Nations Privilege and Immunities Act constated that embassy of foreign countries and notified by the commissioner is required to obtain. देखो कोई भी हो उसको एक UIN नंबर चाहिए ही होता है GSTN पोर्टल से. GSTN पोर्टल क्या आता है, हमारा ऑनलाइन वेबसाइट होती है हमारी GST से रिलेटेड. देन उसके बाद दी UIN नंबर इज़ नीडेड फॉर क्लेमिंग. ये रिफ़ंड वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. उसके बाद कोई भी इसको फिल कर मंगवा सकता है और ये इशू हो जाता है विद इन द 3 वर्किंग डेज. देन 8th वन दैट इज़ सो मोटर रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर अंडर द सेक्शन 25.8 रीड विद रूल. सो वेयर pursuant of any survey, inquiry, inspection, search or any other proceedings under the Act, the proper officer finds a person liable registration in the CGST. He had applied if has failed to apply for such registration. Such officer may register the said person on a temporary basis. Issue such person shall either. देखो सो मोटर क्या आता है, उसको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाता है जब वो अप्लाई वगैरह करता है किसी इंक्वायरी वगैरह के लिए. तो सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम विद इन द 90 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन. कि अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो आपको विद इन द 90 डेज सबमिट करनी पड़ेगी जब आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा. फाइल एंड अपील अगेंस्ट सच टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन. कि अगर आपके पास टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है तो फिर भी आपको एक अपील फाइल करनी पड़ेगी. Then 9th one that is supply from territorial water. So as per explanation attached to section 25.1 of the GST Act, where any person makes supply from territorial waters in India, और जो भी territorial water से सप्लाई करेगा उसके पास भी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
Then registration is not tax specific. Registration under GST is not tax specific, which means there is single registration for all taxes. तो registration है वो किसी specific taxes का नहीं है. सो यहाँ पे एक सिंगल रजिस्ट्रेशन आता है. उसके बाद हर टैक्सेस का. उसके बाद डीम रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर GST. डीम रजिस्ट्रेशन, उसके वो एक डीम रजिस्ट्रेशन बन जाता है. फर्दर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन इज डीम टू रिजेक्शन एप्लीकेंट अंदर जो GST. क्या बोलते हैं कि जब भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं हमें अप्लाई हो जाता है, बट अगर हमारे कुछ फेलियर हो जाता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की तो वो डीम्ड कर देते हैं, इन द सेंस वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं. सो समरी ऑफ फीचर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की क्या फीचर्स हैं? सो एवरी पर्सन हैज़ लायबल. सो एवरी पर्सन हु इज़ लायबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और 24, जो भी लायबल होता है 22 और 24 के अंदर, उसको पे करना, उसको जाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए. देन टाइम लिमिट कितनी होती है? विद इन द 30 days. सेकेंड वन दैट इज़ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट पर्सन. इनके लिए ज़रूरी नहीं होता है. एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. टाइम लिमिट क्या होती है इनकी? 5 day बिफोर. उसके बाद पर्सन हु इज़ नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड के लिए है नहीं तो उसके लिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है. इसके ऊपर सारे प्रोविजंस लगते हैं. फोर्थ वन दैट इज़ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड और इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, जिसे एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है. सो अगर वो एक स्टेट की बात करें तब भी, और अगर बाहर जा रहा है तो तब भी, तो इनको हम डिफरेंट पर्सन मान के चलते हैं. फिफ्थ वन दैट इज़ फॉर रजिस्ट्रेशन पैन इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे जो पैन नंबर रिक्वायर्ड चाहिए होता है. उसके बाद इसके 2 केसेस है. देन सिक्स वन दैट इज़ पर्सन हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट ऑफ फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, कि वो पर्सन जो फेल हो चुका है डॉक्यूमेंट सबमिट करने में. उसके बाद अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पेशल एजेंसीज. जो स्पेशल एजेंसीज होती है उनके लिए UI नंबर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. देन डीम रजिस्ट्रेशन, अगर कोई इफ़ नो डेफिशिएंसी हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट विद इन द पीरियड, रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम टू बी कंसिडर्ड एज अ ग्रांटेड, कि अगर आपकी कोई डिफिशेंसीज नहीं निकलती है तो आपको ग्रांट हो जाता है रजिस्ट्रेशन. उसके बाद अगर नहीं हो रही है आपकी प्रॉपर तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है. सो उसके बाद व्हेन डज द लायबिलिटी टू रजिस्टर अराइजेस, कि कब आपकी लायबिलिटी जो है वो अराइज होती है. सो व्हेन टू रजिस्टर, यहाँ पे आपके 2 केस हैं, केस 1 एंड केस 2. केस 1 है आपका A, अंडर 4 सिचुएशंस ऑफ सेक्शन 22. सेक्शन 22 की 4 सिचुएशंस है. व्हेन टैक्स पेयर्स, जहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा आ जाता है तो हम वहाँ पे आपको टैक्स पे करने की लायबिलिटी शुरू हो जाती है. सेकेंड दैट इज़ व्हेन टैक्स पेयर इज़ माइग्रेटिंग फ्रॉम प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेस रिजाइम, जहाँ पे जो हमारा जो टैक्स पेयर है वो माइग्रेट करता है पहले वाले टैक्स से. देन थर्ड वन दैट इज़ व्हेन बिजनेस गेट ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ सक्सेशन, कि कितनी ज़्यादा सक्सेशन हो चुकी है कि अब आप बिज़नेस को ट्रांसफ़र कर रहे हो. उसके बाद व्हेन बिजनेस गेट ट्रांसफ़र अंडर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल, कि जहाँ पे आपको ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट ऑर्डर करता है जब आप उसके अंदर अपना बिजनेस जो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. देन केस भी क्या बोलता है? व्हेन टैक्स पेयर फॉल्स अंडर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24. सो सेक्शन 24 कहते हैं जब वो कंपल्सरी ही कराना होता है रजिस्ट्रेशन, वो वाला केस. सो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें मिल चुकी हैं, अंडर द सेक्शन 22 एंड अंडर द सेक्शन 24. अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं क्या लिखा है. सो केस 1 वेयर अंडर सेक्शन 22, जहाँ पे अब वो अपने आप से रजिस्टर्ड होता है. तो यहाँ पे 4 सिचुएशन है. सिचुएशन 1 रजिस्ट्रेशन एज पर एग्रीगेट टर्नओवर क्राइटेरिया. अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर क्राइटेरिया वाली बात आ रही है सो हमारी लायबिलिटी तो इस सिंपल वर्ड्स में पढ़ते हैं. दिस मीन्स सिंपल वर्ड्स, एक टैक्सेबल सप्लायर होना चाहिए जो अपनी टैक्सेबल सप्लाईज करता है इंटरस्टेट या इंट्रा यूटी, जिसका एग्रीगेट जो टर्नओवर होता है वो एक्सीड कर जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट से. सो व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड लिमिट? सो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? सो जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स है फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, कि अगर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है तो क्या होगी? सो अगर जनरल कैटेगरी की है स्टेट और यूटी वगैरह की तो 40 लाख, स्पेशल स्टेट है तो 10 लाख एंड फॉर अदर स्टेट्स है तो 20 लाख. और अगर फॉर सर्विसेज की बात होती है तो जनरल कैटेगरी और स्टेट और यूटी की बात है तो 20 लाख, फॉर स्पेशल कैटेगरी है तो 10 लाख एंड फॉर अदर स्टेट्स 20 लाख. देन फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है तो जनरल कैटेगरी के लिए 20 लाख एंड स्पेशल कैटेगरी के लिए 10 लाख एंड फॉर अदर स्टेट्स के लिए 20 लाख. सो स्पेशल कैटेगरी
स्पेशल कैटेगरी मीन्स दैट स्पेसिफाइड, जो स्पेशल कैटेगरीज जो होती हैं जो आर्टिकल 279 के अंडर होती है कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ये सब आपके स्पेशल कैटेगरीज में आती है। और आई थिंक सो इनका रिलेटिवली तो थ्रेशोल्ड लिमिट है थोड़ी कम है। उसके बाद अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या लिखा है। सो फॉर स्टेट लाइक असम, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, फॉर गुड्स एंड सर्विस थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख, 20 लाख एंड 20 लाख। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट स्टेट वाइज की, स्टेट वाइज की बात करें तो अगर मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड ये स्पेशल कैटेगरीज हैं तो इनके लिए गुड्स के लिए 10 लाख होगा, सर्विसेज के लिए 10 लाख एंड फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज 10 लाख। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना एंड उत्तराखंड जो अदर स्टेट आता है, ये सब अदर स्टेट में आता है, तो इनके लिए फॉर गुड्स होगी 20 लाख एंड सर्विसेज के लिए भी 20 लाख एंड फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज 20 लाख। उसके बाद ऑल अदर जनरल कैटेगरीज लाइक यूटी, जम्मू कश्मीर, असम एंड हिमाचल प्रदेश, इनके लिए 40 लाख, 20 लाख एंड 20 लाख। उसके बाद न्यू एग्जाम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर गुड्स एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 40 लाख। तो ये कुछ एग्जाम्पशंस है रजिस्ट्रेशन जो सिर्फ गुड्स के लिए है, जिसका जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है वो 40 लाख से कम होता है। सो पर्सन सप्लाइंग ओनली गुड्स ऑन हुम 40 लाख लिमिट्स इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिमिट एप्लीकेबल इज 20 लाख, जहाँ पे फिर यहाँ पे 20 लाख लग जाते हैं। सो पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, उसके लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है। पर्सन सप्लाइंग नोटिफाइड गुड्स, उसे नोटिफाइड गुड्स मिलते हैं, इसकी लिस्ट नीचे है अभी नेक्स्ट पेज पे मे बी। देन थर्ड वन दैट इज़ पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू स्पेशल स्टेट, जहाँ पे उसे स्पेशल स्टेट्स को सप्लाई कर रहा होता है। एंड फोर्थ वन पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सेक्शन 25.3। देन अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। सो नोटिफिकेशन नंबर क्या है, नोटिफाइड गुड्स कौन कौन सी होती है। एनी पर्सन इज इंगेज एक्सक्लूसिव सप्लाई, जहाँ पे आपको एकदम एक्सक्लूसिव सप्लाई करते हैं। जो फॉलोइंग कैटेगरीज हैं ये रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आते, जैसे कि आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला, टबैको, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स और फ्लाई एज एग्रीगेट्स। देन ब्रिक्स ऑफ फॉसिल्स मीन सिमिलर सिलिसिस अर्ट्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, इन सब पे नहीं लगते हैं हमारे टैक्सेस। उसके बाद व्हाट इज़ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, देखो टर्नओवर होती है आपकी सेल्स कितनी है, आपका सेल्स रिटर्न। सो एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, कि आप कितना सप्लाई कर रहे हो जिसमें आपकी इनवर्ट सप्लाईज नहीं आती है। उसके बाद एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इंट्रास्टेट परमानेंट, यहाँ पे ये सब चीज़ें निकालते हैं। उसके बाद प्रॉपर चार्ट बना हुआ है नेक्स्ट पेज पे। सो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज कितने, आपके एग्जेम्प्ट सप्लाईज कितने, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाईज कितनी हैं, और डोंट इंक्लूड रिवर्स चार्ज टैक्सेस, आपका रिवर्स चार्ज टैक्सेस नहीं आता है। सो द एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन फॉर कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर इज डिस्कस बिलो। सो एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस विद सेम पैन। अगर आप सेम पैन से आपकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो आप उन सबको एग्रीगेट करोगे निकालने के लिए। देन बंकू हैज़ फॉलोइंग टर्नओवर, उसके लिए फॉलोइंग टर्नओवर है, दिल्ली में इतना है, हरियाणा में इतना है, पंजाब और इन सब में इतना है। सो इसका टोटल एग्रीगेट कितना हो जाएगा, इतना। सो बट वन स्टेट, उत्तराखंड स्पेशल कैटेगरी, तो वो स्पेशल कैटेगरीज के लिए तो उसके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी वो 20 लाख होगी उत्तराखंड के लिए। तो जो बंकू होगा मस्ट रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड अलोन बिकॉज हीज एग्रीगेट टर्नओवर इज़ मोर देन 20 लाख। उसका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ज़्यादा है तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा उत्तराखंड में। और इलस्ट्रेशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, इसको भी स्किप करते हैं। सो फिर एक इलस्ट्रेशन है, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप बस एक बार रीड कर लेना। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, कि इसमें सारे एक्सपोर्टेड गुड्स आते हैं, टैक्सेबल सप्लाई जितनी भी है। देन एग्जाम्प्ट सर्विसेज को काट दिया जाता है। एग्जाम्प्टेड सप्लाई क्या क्या होती है, नील रेट ऑफ टैक्स सप्लाई, जिनका नील रेट आ जाता है, जो होली एग्जाम्प्टेड होती है। तो इसके बाद नॉन टैक्सेबल सप्लाईज होती है, इन सबको हम एक्सक्लूडेड कर देते हैं। देन थर्ड वन दैट इज़ एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ही इज़ ऑन अकाउंट मेड बिलीव दैट ऑल प्रिंसिपल एंड एजेंट के, जितने हमारे प्रिंसिपल एंड एजेंट वाले केस है, मतलब जितने आपका एग्रीगेट टर्नओवर है वो सब आपका इंक्लूड हो जाता है।
देन वैल्यू ऑफ टर्नओवर विल नॉट इंक्लूड दी CGST, GST चार्ज और सप्लाई, देखो जितनी भी आपको इन सब चीज़ों पे चार्ज करा होता है तो इन सबको हम नहीं इंक्लूड करते हैं जब भी हम अपनी वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद एक रह गया है पॉइंट, दैट इज़ रिवर्स चार्ज। सो रिवर्स चार्ज इज टैक्स पेड बाय द रिसिप्ट ऑफ गुड सर्विसेज। देखो रिवर्स चार्ज होता है जब आपको कोई जो रिसिप्मेंट होता है वो सर्विस वो टैक्स पे करता है, तो हम ये भी नहीं लेते हैं। 6.1 दैट इज़ टर्नओवर ऑफ जॉब वर्कर। सो जॉब वर्कर प्रिंसिपल केस, देखो जॉब वर्कर प्रिंसिपल केस क्या है, क्लोजेज एक्सप्लेनेशन ऑफ अटैच पर सेक्शन 22 से अटैच्ड है। सो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ लेते हैं। सप्लायर्स टू बी इंक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर, जो कौन कौन से सप्लायर्स है जो हमें इंक्लूड करनी है टर्नओवर निकालते वक्त। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लायर्स, आउटवर्ड सप्लाईज, देन वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स कितनी है, ये भी पीछे ही पढ़ के आए में भी ये वही है, एग्जैक्ट वही है। कौन कौन सी सप्लाईज टू बी इंक्लूडेड वाइल कंप्यूटेड एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, जब हमें एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कलेक्ट करना होता है टैक्सेस, अगर वहाँ पे कोई कंपोजिशन लगा है कि नहीं लगा है। देन सिचुएशन सेकंड पढ़ते हैं, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस सेक्शन, जो वो रजिस्ट्रेशन जो पहले से ही किसी लॉ में रजिस्टर्ड था बट उसे फिर से वो माइग्रेट कर रहा है एक से दूसरे में, तो उसे फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सो वेयर दिस इज वेयर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वैट वगैरह देने के लिए, उसके बाद अगर उसने माइग्रेशन करा है, सो माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग, अगर वो माइग्रेशन करा रहा है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। सो स्टेप 1 टैक्स पेयर मस्ट रजिस्टर्ड आइदर विद वैट, एक्साइज और सर्विसेज डिपार्टमेंट, वो उसके पास ऑलरेडी वो किसी डिपार्टमेंट में उसके पास पैन कार्ड हो, मतलब पैन नंबर होगा सबमिटेड। सो जो इफ़ पैन नंबर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर पैन नंबर नहीं है तो उससे पहले उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज जो प्रीवियस डिपार्टमेंट है वहाँ से तो मिल ही जाएगा उसे। सेकेंड स्टेप दैट इज़ इफ़ पैन नंबर ऑफ टैक्स पेयर इज़ नॉट रिकॉर्डेड प्रोवाइड द पैन नंबर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, अगर नहीं है तो पहले वो प्रोवाइड करो। तो उसके बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है उसे, जो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, फिर उसको कम्युनिकेट किया जाता है, फिर उसके बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन उसको मिल जाता है। एंड इफ़ द एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड इज़ नॉट एप्लीकेंट registrant is not applicable to take registration under GST, he can opt for डीरजिस्ट्रेशन। अगर वो नहीं हो रहा है, अगर मतलब वो एप्लीकेबल नहीं है जो रजिस्टर टैक्स पेयर है, तो वो डिसरजिस्ट्रेशन हो जाता है। दैन सिचुएशन थर्ड दैट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन ऑफ ट्रांसफ़र, कि अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेस कर रहा है और जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेशन या ट्रांसफ़र के बेसिस पे हो रहा है, तो वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होता है वो थोड़ा सा कंपलसरी होता है। आई थिंक उसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन फोर्थ पड़ता है, रजिस्ट्रेशन ड्यू टू ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कि हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने बोला है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सो जहाँ अगर हमें अमालगमेशन करें, मतलब दो फर्म मिलके एक फर्म बन रही है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके मेंबर्स मिल रहे हैं तो उसके बाद डीमर्ज हो रही हैं कंपनी, डिसोल्यूशन हो रहा है किसी अर्लियर मर्जर का, तो वहाँ पे भी आपको कंपलसरी होता है। देन उसके बाद केस भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ये शायद आएगा, यस आई थिंक सो यही आता है। So, compulsory registration under the section 24 override section. This means that the person fails under sections 24, which situations compulsory registration required, even if his aggregate turnover does not exceed threshold, will be get liable registration done, कि उसकी threshold limit नहीं हो रही है पूरी, बट वो फिर भी अगर 24 के अंदर सेक्शन 24 के अंदर लाइबल है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। सो नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। सो अगर कोई पर्सन है वो 24 सेक्शन के अंदर गिर जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, उसको कराना ही कराना है, नो मैटर अगर उसका जनरल कैटेगरी में है, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर से नहीं हो रहा है एग्रीगेट, फिर भी अगर स्पेशल स्टेट है, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड ही नहीं कर पा रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट, तब भी उसको कराना पड़ेगा। सो केस बी सिचुएशंस कवर्ड अंडर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कौन कौन सी। सो इसके लिए कुछ हिंट दिया हुआ है। सो इसका सेंटेंस है, नाथूराम इज़ अ देसी ऑनलाइन ई-कॉम सप्लायर ऑफ रिवर्सली कुक्ड इंटरनेशनल सांबर डोसा। तो यहाँ पे ना इसको ना आपको पर सील ऑर्डर वाइज करना पड़ेगा। जैसे नाथूराम से नॉन रेजिडेंट आएगा, बट ये हमारा 5th वाला है
और इसमें आपका इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज आएगा, बट हमारा पॉइंट 1 है। और जो ए है एजेंट मीन्स वो पॉइंट नंबर 7 है। तो आई डोंट थिंक सो ये काम करेगा, बट अगर किसी के लिए काम कर रहा है तो कर लेना, है तो शॉर्ट टर्म ही। सो अब इसको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। और तो चलिए, फर्स्ट स्टेट ट्रांजेक्शन अप्लाई कि अगर इंटर स्टेट हो रही है, तो इंटर स्टेट का मतलब तो आपको पता ही है, जब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही होती है। सो सेक्शन 24 बोलता है कि अगर आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है जिस लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख से कम है। सो जो इंटर स्टेट होते हैं यहाँ पे जो रिसीवर और जो सप्लायर होता है दोनों की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। तो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एक हमारा महाराष्ट्र में, एक गुजरात में। सो वो लाइबल है। सो एग्रीगेट टर्नओवर हमारा 7 लाख है, हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी 40 लाख है, बट बिकॉज ये कि ये इंटरस्टेट सप्लाई है तो यहाँ पे उसको कंपलसरी कराना पड़ेगा। सो इंटरस्टेट में अगर वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है तो आपको 100% कराना ही पड़ेगा। देन सेकंड वन दैट इज़ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? मीन्स पर्सन हु ओकेशनली अंडरटेक्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। की फर्दरेंस बिजनेस इन द सेंस कि वो अपने किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो एक वो कैजुअली कर रहा है, मतलब नॉट अ कॉन्टीन्यूस और कंसिस्टेंसी के साथ, बट रैंडमली। उसके बाद वेदर एज प्रिंसिपल एजेंट वाली सप्लाईज कर रहा है तब भी। सो इन सिंपल वर्ड्स टैक्सेबल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो हु हैज़ रजिस्टर्ड बिजनेस इन सम स्टेट, जिसका सम स्टेट और किसी में रजिस्टर्ड है और वो सप्लाई भी कर रहा है एक स्टेट से। उसके बाद important points of a casual taxable person CTP. So a CTP does not have fixed place of business, उसका कोई fixed place of business नहीं है। उसके बाद a CTP has to undertake transaction in course of furtherance of business, पर जो वो जितनी भी transaction करता है वो अपने business को support करने के लिए करता है, मतलब वो किसी business के case में ही करता है transactions। So उसके बाद difference पढ़ लेते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। सो मीनिंग ओकेशनली अंडरटेक, ये ओकेशनली करता है ट्रांजेक्शन एंड कोई फिक्स्ड ऑफ प्लेस बिजनेस नहीं होता। और हमारा नॉन टैक्सेबल जो होता है वो ओकेशनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन, ये भी ओकेशनली करता है एंड बट हैज़ नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इसका कोई इंडिया में फिक्स प्लेस नहीं है। उसके बाद पैन, इसका पैन है बट इसका पैन नहीं है। देन एप्लीकेशन फॉर्म, सेम एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके लिए सेम एप्लीकेशन लगती है, बट जो नॉन टैक्सेबल पर्सन है इसके लिए कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लगेगी। देन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में करता है बट इसके लिए ज़रूरी नहीं होता। देन रिटर्न हैज़ टू फाइल, अगर इसे रिटर्न चाहिए तो इसको GSTR1 एंड GSTR2 एंड GSTR3 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। देन अगर नॉन टैक्सेबल तो उसे सिर्फ 5 के लिए करना पड़ेगा। देन ITC ये क्लेम कर सकता है। देन कैन गेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, अगर वो इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स वगैरह करा रहा है तो तभी वो क्लेम कर सकता है। देन थर्ड स्टेप दैट इज़ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, की रिवर्स चार्ज है तो पेमेंट। So under section 24 provide that if a person is liable to pay tax under reverse charge, he will be required to obtain registration। अगर वो रिवर्स चार्ज कर रहा है तो वो उसके रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा रिवर्स चार्ज क्या होता है? जब कोई रिसिपेंट होता है वो टैक्स पे करता है, सप्लायर नहीं। सो इफ़ एनी पर्सन इज़ लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ही विल रिक्वायर टू obtain registration, कि अगर इसमें कोई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए ही होता है, और जब उसका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से कम हो, 20 लाख से या 10 लाख से। दोनों उसके बाद फोर्थ वन दैट इज़ ई-कॉमर्स ऑपरेटर नोटिफाइड एज लायबल टू GST पेमेंट अंडर सेक्शन 9.5 एप्लीकेबल टू स्पेशल प्रोविजन। जो हमारे ई-कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मीशो, ये सब। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है जहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो डिजिटल प्रोडक्ट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ऑनलाइन विया नेटवर्क के थ्रू आपकी जो सर्विसेज हो रही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर GST, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स एनी पर्सन, ऑपरेटर वो होता है जो भी वो इन सब चीज़ों को चला रहा होता है। सो पेमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक अगर आप करते हो फ्लिपकार्ट, अमेज़न, तो इन सब के लिए रिवर्स चार्ज लगता है, मतलब कि हम लोग पे कर रहे होते हैं। सो देयरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल हैव ऑपरेट रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, तो इसलिए जो रजिस्ट्रेशन होता है इनके लिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है। सो ई-कॉमर्स ऑपरेटर मार्केट प्लेस जैसे कि हम फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन एक ऐसी ऑन्स है जो इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ काम चलते हैं। देखो जो हमारे डायग्राम्स है ना, लिखा हुआ नहीं पढ़ोगे ना, डायग्राम्स पढ़ लोगे 100% श्योर समझ में आ जाएगा। उसके बाद इरिस्पेक्टिव टू देयर
टर्नओवर, अगर टर्नओवर से फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप ई ऑपरेटर हो तो आपको चलाना ही पड़ेगा। दैन उसके बाद सर्टिफिकेट कैटेगरीज भी होती हैं, कोई स्टेट वगैरह नहीं होते, और फिर टैक्स की कंडीशंस बताई हैं। तो उसके बाद एग्जाम्पल से बताया हुआ है, ये एग्जाम्पल्स हम पीछे पढ़ के आए थे, तो अभी हम इसको स्किप कर देंगे। देन अब पढ़ते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। सो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन जो अपनी जो ट्रांजेक्शन है वो ओकेजनली करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज है तो दोनों की करेगा। एंड वेयर एज प्रिंसिपल एजेंट वाला सीन होता है, उनका भी कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, हाँ फिक्स टैक्सेबल फिर टेरिटरी नहीं है, अगर ये है तो इसका कोई फिक्स प्लेस भी नहीं होगा। सो इसका भी टर्नओवर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देन 6(1) दैट इज़ पर्सनल लायबल टू डिडक्ट टैक्स। सो Section 24 states that the person who are liable to deduct TDS sources must registration compulsory। जो हमारा डिडक्ट टैक्स वाला पर्सन है उसके लिए जो कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन। सो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या है, TDS क्या है। सो द गवर्नमेंट हैज़ मैंडेट द फॉलोइंग पर्सन टर्म डिडक्टर टू डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 1% CGST या फिर SGST हो सकता है किसी भी पेमेंट से। सो कौन होता है, जो पर्सन होते हैं लोकल अथॉरिटी होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, इन सब के लिए थोड़ा टैक्स होता है, डिडक्ट हो जाता है। सो TDS टू बी डिडक्टेड ओनली सप्लाई विद इन द सेम स्टेट रजिस्ट्रेशन के, अगर रजिस्ट्रेशन के विद इन द रजिस्ट्रेड स्टेट हो रही है तो वहाँ पे जो TDS है वो डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद टाइम लिमिट, TDS शेल बी डेवलप्ड, जो हमारा TDS है वो विद इन द 10 डेज़ हमें सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद सप्लायर इंट्रा स्टेट ओनली, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द सप्लायर्स, और जो TDS होता है वो 1% होता है अगर आपके 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है। देन उसके बाद एक प्रॉपर चैप्टर BS का। देन अब पढ़ते हैं द एजेंट सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, कि किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे किसी एजेंट ने गुड्स सबमिटेड करी हैं। सो दिस सेक्शन 24 स्टेट दैट द एजेंट हु सप्लाइज गुड और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल लायबल टू रजिस्ट्रेशन, कि अगर कोई भी ऐसे बिहाफ पे कर रहा है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस यूज सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस करते हैं लाइक इनवॉइस रिसीव्ड एट चंडीगढ़, जैसे कि चंडीगढ़ में इनवॉइस रिसीव्ड हुआ है। सो जो हेड ऑफिस जाएगा चंडीगढ़ में जाएगा, जहाँ जो बिजनेस लोकेशन होगी सेलिंग, जो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा वो कहीं भी जाके कर सकता है। सो सॉफ्टवेयर इज़ यूज एट 4 लोकेशन, जो सॉफ्टवेयर होगा वो 4 लोकेशंस पे यूज़ हो सकता है। सो जो ITC लगेगा ऑफ इंटायर इनपुट सर्विस कैन नॉट बी क्लेम एट चंडीगढ़, कि चंडीगढ़ पर हम क्लेम नहीं कर सकते। सो कॉर्पोरेट ऑफिस चंडीगढ़ एक्ट एज ICST। सो जो हमारा चंडीगढ़ का स्टेट होगा वो एज अ IST काम करेगा, जो कि 4 लोकेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उसके बाद ITC विल बी अप्रोपेश ऑन प्रोराटा बेसिस, कि जो हमारा ITC होगा वो प्रोराटा बेसिस से मिलेगा, बट ओनली अवेलेबल इनपुट सर्विसेज के लिए। सो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन, सो व्हाट इज़ एन डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर पर लेते हैं। से हेड ऑफिस इज सिचुएटेड, अगर से हेड ऑफिस सिचुएटेड में और वो आगे जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो हो जाएंगे इसके फॉलोइंग। देन 9th वन दैट इज सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लायर ऑफ गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, की जो इलेक्ट्रॉनिकली सामान आपको ट्रांसफ़र करते हैं। सो अंडर सेक्शन 2.45 क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एनी पर्सन जो भी चला रहा है ऑनलाइन, दैन सप्लाई कुछ भी सप्लाई वगैरह कर रहा है। तो उसके बाद अमेंडेंट्स वे ऑफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लायर गुड्स अथॉरिटी, वो मैंडेटरी कहाँ कहाँ होता है। सो पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू कर रहा है या फिर जिसकी टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रही है थ्रेशोल्ड लिमिट से, एंड जो एग्जेम्प्टेड है वे सब चीज़ें, आई थिंक सो इतनी पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, प्रोविजंस वगैरह। तो उसके बाद क्या है, स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लायर्स ऑफ गुड्स थ्रू द बाय कंपोजिशन टैक्सपेयर्स, कि अगर जो ऑनलाइन वाले हमारे सप्लायर्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर बना हुआ है अंडर द सेक्शन 52। देन नेक्स्ट वन दैट इज स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, कि अगर पहले में तो था आप कंपोजिशन टैक्सपेयर से कर रहे हो, सेकंड केस में आ जाता है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला केस है। तो आई डोंट थिंक सो ये इतना इम्पोर्टेंट है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो
10th पॉइंट दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है. सो एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन. जो भी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद सप्लायर्स ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज OIDEI. सो such person must obtain registration. OIDAR are services provided through IT over internet. कि देखो ये वाली सर्विसेज होती है जो हमें IT से मिलती है इंटरनेट पे. सो दी सर्विसेज हैव मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन. की जो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन इतना होता ही नहीं, कि जो सप्लाईज है वो ऑटोमेटेड हो रही हैं. जैसे कि एडवर्टीजमेंट है, क्लाउड सर्विसेज है, ई बुक है, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह है, ये सब. उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल. जो सच अदर पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और रिकमेंडेड काउंसिल रिकमेंडेड करती है इन सब लोगों को. सो काइंड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने तरह का होता है? 2 होता है कंपल्सरी, एक वॉलंटरी. जो कंपल्सरी है वो ऑलरेडी चैप्टर में समझा दिया है. जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है वो पढ़ लेते हैं. सो सेक्शन क्या बोलता है कि कोई पर्सन है वो रिलायबल तो नहीं होता है इन दोनों में, ना 22 में 24, बट वो फिर भी करा सकता है. उसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, उसके बाद सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. देन उसके बाद एग्जाम्पशंस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, कौन कौन नहीं करा सकता. तो पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन 2 केसेस है. एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड. एग्रीगेट टर्नओवर हमारा नहीं एक्सीड हुआ है तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं. उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड, अगर वो रजिस्ट्रेशन एक्सीड कर जाता है, इवन देन कर तो गया बट उसकी भी कुछ कंडीशंस है. पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कुछ लायबल चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि पर्सन मेकिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई. जैसे कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई करता है जहाँ पे आपको टैक्स नहीं लगता है. सप्लाई जो हुली एग्जेम्प्टेड है, ये एग्रीकल्चरिस्ट की बात हो रही है, जैसे प्रोवाइड कल्टीवेशन लैंड के लिए. देन स्पेसिफाइड कैटेगरीज में है और कुछ अदर हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 4 टू पॉइंट नंबर 1 टू. फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं. सो नाउ अंडर द सेक्शन 23 प्रोवाइड्स दैट फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. कि ये लोग रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं होते हैं. सो एनी पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिव ऑफ इन द बिजनेस सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक्सक्लूसिव सप्लाई वगैरह करते हैं और एग्रीकल्चर वगैरह जो भी पीछे पड़ के आए. देन उसके बाद टू एग्जाम्पशंस नोटिफिकेशन शेल बी इशूड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, और कुछ काउंसिल ही अप्लाई करते हैं उन्हें. सो पर्सन मेकिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई प्रोवाइड करता है, और एग्रीकल्चर्स लाइक ऑन लेबर ऑफ फैमिली, सर्वेंट्स वगैरह. देन उसके बाद पर्सन नोटिफाइड टू बी एग्जेम्प्टेड, कि जिनको पर्सनली गवर्नमेंट बोलती है कि आप एग्जेम्प्टेड हैं. एंड द नेक्स्ट वन पर्सन मेकिंग नॉन टैक्सेबल, जैसे कि पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, हाई डीजल एंड नेचुरल गैस, अल्कोहल, ह्यूमन कंजप्शन, ये सब चीज़ें. फिर एक्टिविटीज़ दैट आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सर्विसेज, कि ना वो सप्लाई ना वो सर्विसेज, लाइक सप्लाईज बाय एन एम्प्लॉयर, सप्लाई बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल्स, फ्यूनरल सर्विसेज लाइक सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, एक्शनेबल क्लेम्स वगैरह. देन टोटल टैक्स इज़ अ रिवर्स चार्ज, जहाँ पे रिवर्स चार्ज होता हो. देन 7th वन दैट इज़ कैशेबल टैक्सेबल पर्सन, तो पीछे ही पड़ के आए हैं. अभी हम देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है. उसके बाद नेक्स्ट दैट इज़ 8th पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट, जहाँ पे इंटरस्टेट हो रही हैं वो भी नहीं. देन जॉब वर्कर इंगेज्ड इन मेकिंग इंटरस्टेट, जो भी जॉब वर्कर है वो भी नहीं. उसके बाद पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल हुज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, जिनका टैक्सेबल सप्लाई, जिनका थ्रेशोल्ड लिमिट भी एक्सीड नहीं हुई, मतलब टर्नओवर भी नहीं एक्सीड हुआ. सो 11th वन दैट इज़ न्यू एग्जाम्पशन. तो देखो अब ये सब चीज़ें छोड़ दो, अब आ रहा है मेन चीज़, एलिमेंट ऑफ चैप्टर दैट इज़ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन. ये 100% श्योर आएगा, और अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो, ये वाला अटैम्प्ट कर रहे हो, तो फॉर्म नंबर भी लिख देना. सो इसको प्रॉपर पढ़ेंगे इसको, ठीक है. प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या है? सो फर्स्ट इज़ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. Person who are liable to get registered other than non-resident taxable person, a person required to deduct tax at source, a person required to collect at source, जहाँ पे उसको पे करना पड़ता है टैक्स. उसको लिए उसको एक परमानेंट नंबर चाहिए होता है, मोबाइल नंबर चाहिए होता है, ईमेल वगैरह चाहिए होती है.
है ना इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST REG1 में, ठीक है, ऑन दी कॉमन पोर्टल में। उसके बाद आफ्टर दी ऑनलाइन वेरिफिकेशन, जब वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेगा पैन की, मोबाइल नंबर की, ईमेल एड्रेस की, उसके बाद उसे एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जो कम्युनिकेट करता जाएगा एप्लीकेंट के साथ। फिर यूजिंग दिस प्रेफरेंस नंबर द एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट। जब आपको एक वो रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, फिर आप एक इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। दैट इज़ पार्ट 2 पार्ट बी ऑफ फॉर्म GST REG1। देखो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी ऑनलाइन, फिर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, फिर उस रेफरेंस नंबर से आपको पार्ट बी फिल करना है। उसके बाद दिस एप्लीकेशन हैज़ बीन साइंड और वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, फिर आपका वहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद तो सिस्टम विल इशू एन एक्नॉलेजमेंट, फिर उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा कि उनको रिसीव हो जाएगी जब आपकी एप्लीकेशन। सो इन फॉर्म नंबर GST REG2 देन रजिस्ट्रेशन हैज़ अप्लाइड फॉर विद इन 30 डेज़। फिर आपको उसके लिए आपको 30 डेज़ विद इन 30 डेज़ आपको अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन के लायबल हो जाए। सो अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑन अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज़ रिक्वायर्ड के लिए एटलीस्ट 5, अगर आप नॉन टैक्सेबल पर्सन है तो बिजनेस कमेंस करने से 5 दिन पहले उनको अप्लाई करना पड़ता है। एवरी पर्सन हु मेक्स अप्लाई, जो टेरिटोरियल वाटर्स है उन सबको अप्लाई करना पड़ता है नियरेस्ट लोकेशन से। उसके बाद अमेंडेंस विद इफेक्ट ऑफ, चलो ये छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज, दैट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल, की जो हमारी जो एप्लीकेशन है उसका वेरिफिकेशन होगा। सो द प्रॉपर ऑफिसर विल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड द अकॉम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स आपको जितने भी मिले हैं। देन इन केस ऑफ ऑर्डर ग्रांट रजिस्ट्रेशन अच्छे से प्रॉपर चेक करेंगे। वो अगर कोई भी डिफिशिएंसी मिल जाती है फॉर्म नंबर, तो a notice in form GST REG will be 3 working days। अगर विद इन दी जब भी आपको सबमिशन एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो विद इन दी 3rd डे आपको वो बता देंगे कि आपका वो अच्छे से प्रॉपर है कि नहीं है। बट अगर कोई डिफिशिएंसी आ जाती है तो वो फॉर्म नंबर REG 3rd में आपकी डिफिशिएंसीज बता देते हैं। सो उसके बाद ये एप्लीकेंट फर्निश सच क्लैरिफिकेशन, वो क्लैरिफिकेशन देता है डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। फिर इन फ़ोन नंबर GST REG4 में विद इन 7 वर्किंग डेज, वो जिस दिन आपको रिसिप्ट मिलता है, नोटिस मिलता है, उसके विद इन द 7 डेज़ आपको बताना पड़ता है वहाँ पे। सो अगर आपका इफ़ क्लैरिफिकेशन इन ऑर्डर shall issued in 7 days, no response received from assessor, clarification is not given satisfactory। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला वहाँ से तो इसका मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी फॉर्म नंबर GST RE रजिस्ट्रेशन 5 में। उसके बाद 3rd पॉइंट, दैट इज़ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। सो द प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन शैल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आपकी कोई डेफिशिएंसीज नहीं निकली है तो उस केस में ऐसा होता है कि जो आपको प्रॉपर अप्रूवल हो जाता है, जो ऑफिसर होता है वो प्रॉपर एक सर्टिफिकेट बना के देता है इन फॉर्म नंबर GST रजिस्ट्रेशन 6 में। उसके बाद शोइंग दैट प्रिंसिपल प्लेस क्या है आपका, देन सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल हो जाता है कॉमन पोर्टल पे GSTIN पे। देन उसके बाद इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है। सो द रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑन विच पर्सन लाइबल, तो वो इफेक्टिव हो जाएगी जिस दिन से वो लाइबल हो जाएगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन होगा वो सबमिट कर देगा एप्लीकेशन। उसके बाद 5th वन, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन टू पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स टू कलेक्ट एट सोर्स TCS। सो सच पर्सन हैज़ टू रजिस्ट्रेशन। सो जो TDS वाले पर्सन होते हैं ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 7 में फिल करते हैं सब चीज़ें। सो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वुड एज पर फॉर्म नंबर GST रजिस्ट्रेशन 6 व्हेन सच पर्सन नो लॉन्गर रिमेन। अगर वो लॉन्गर रिमेन नहीं है तो वो 6 में अप्लाई करेंगे, अगर है तो 7 में करेंगे। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन टू नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कि अगर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। सो एप्लीकेशन इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 9 हैज़ टू सबमिटेड, उसको कॉमन पोर्टल पे सबमिटेड करनी पड़ेगी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए पासपोर्ट वगैरह की, बिज़नेस कमेंस करने से 5 दिन पहले से। सो अगर बिज़नेस है वो आउटसाइड द इंडिया, सो जो रजिस्ट्रेशन होगा वो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ होगा, गवर्नमेंट के पैन वगैरह लगेंगे उसमें।
देन उसके बाद द एप्लीकेशन हैज़ बीन साइन होगी वो प्रॉपर। उसके बाद नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैज़ टू मेक, उसको एडवांस डिपॉजिट भी कराना पड़ेगा। उसके बाद डिपॉजिट के बाद उसको एक एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, दैट इज़ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 11, उसको फिल करना पड़ेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट दैट इज़ सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। द ऑफिसर आर एम्पावर टू सुओ मोटो ग्रांट्स, उसको एक टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन दे देंगे पर्सन को टू एनी सर्वे, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के लिए। उसके बाद पर्सन अंडर एक्ट रजिस्ट्रेशन एंड ऑर्डर इन फॉर्म, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 12 आएगा इसके रिगार्ड में। फिर उसी के 30 डेज़ के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा प्रॉपर। बट उससे पहले आपको एक टेम्प्रेरी नंबर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद 8th वन दैट इज़ यूनिक आइडेंटिटी नंबर फॉर सर्टेन स्पेशल, कुछ चीज़ों के लिए वो आपको यूनिक आइडेंटिटी नंबर देते हैं। सो दिस प्रोविजन इज़ एप्लीकेबल टू एनी स्पेशलाइज एजेंसी, स्पेशलाइज एजेंसीज़ के लिए होता है, प्रिविलेज वगैरह मिलते हैं इनके, इनको भरना पड़ता है फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 13। उसके बाद 9th वन दैट इज़ अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। सो इन केस ऑफ एनी चेंज इन एनी पर्टिकुलर फर्निश इनिशियली इन द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पर्सन इज रिक्वायर्ड 15 डेज फॉर चेंज एंड सबमिट एप्लीकेशन। कहते अगर आपको कोई चेंजेस कराने हैं तो आप उसके लिए 14th वाला फिल कर सकते हो अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको चेंज करने हैं लाइक लीगल नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेसेस क्या चेंज करना है, एडिशन को चेंज करना है। उसके बाद एडिशन डिलीशन रिक्वायरमेंट डज नॉट वारंटेड कैंसिलेशन, आई डोंट थिंक सो ये इतना इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं बट फिर भी। रजिस्ट्रेशन अंडर 29 ऑफ जीएसटी सीजीएसटी एप्लीकेशन शेल वेरीफाइड, उसको प्रॉपर वेरीफाइड होनी चाहिए अंडर द रजिस्ट्रेशन 15, जो कि 15 दिन के अंदर अंदर इशू हो जाएगा फ्रेश, फिर उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाएगी। देन 10th वन दैट इज़ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो इसके 2 पॉइंट्स है, बाय रजिस्टर्ड पर्सन और ही इज़ लीगल देयर, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और अनलीगल पे अगर वो अपनी वॉलंटरी करा रहा है मतलब। और सेकंड दैट इज़ बाय दी जीएसटी अथॉरिटीज़, अगर अथॉरिटीज़ करा रही है। सो कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो एप्लीकेशन फॉर दिस पर्सन रिक्वायर्ड टू मेड, इसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन लगती है अंडर दी रजिस्ट्रेशन 16, जहाँ पे आपके डिटेल्स वगैरह होती है, कंफर्म सेमी फिनिश्ड, ये सब आपके देखा जाता है कि कैसे कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद सीधा ये पढ़ते हैं वेयर रजिस्ट्रेशन वॉज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, जो वहाँ पे जहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा बिकॉज कि यहाँ पे कोई प्रोविजंस के अंदर कोई चीज़ें मैच हो जाती हैं। सो एज जो रजिस्ट्रेशन है वो एंड द रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन कैंसल अंडर, कि जो सेक्शन 22 के अंदर कैंसिल नहीं हुआ है ऑलरेडी, तो सस्पेंशन आ जाएगा, रिवॉक करा जाएगा। उसके बाद रिटर्न वगैरह दे देते हो ना। सर कैंसिलेशन बाय अथॉरिटी, अगर जो अथॉरिटी है वो कैंसिल कर रही है। सो लाइबल टू कैंसिल ए पर्सन से, अगर वो बिज़नेस अच्छे से नहीं कर रहा है, डिक्लेयर नहीं है वो प्लेस ऑफ बिजनेस, इशू ऑफ विनोस विदाउट सप्लाई में गुड्स की इशू ऑफ इनवॉइस है बिना सप्लाई करने का इशू है, इनवॉइस है। सो फॉर दिस पर्पस प्रॉपर जो ऑफिसेस वगैरह होते हैं प्रॉपर चेक करते हैं, पहले उनको नोटिस देते हैं रजिस्ट्रेशन 13 के अंदर जिसमें सबको चीज़ें लिखी होती हैं। देन उसके बाद टू रिप्लाई टू शो द कोज ऑफ नोटिस टू फर्निश, फिर उनको एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन 18 दिखाना पड़ता है सिन इन ऑर्डर, फिर उनको रजिस्ट्रेशन 19 दिखाते हैं विद इन दी 30 डेज डेट ऑफ रिप्लाई टू शो कोज ऑफ नोटिस, फिर उसको विद इन दी 30 डेज उनको रिप्लाई भी करना होता है उस चीज़ के। देन 11 वन दैट इज़ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड पर्सन हु रजिस्ट्रेशन इज़ कैंसिल बाय द प्रॉपर बाय ओन मोशन सबमिटेड एप्लीकेशन रिवोकेशन, फिर अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन उसके पास कैंसिलेशन मिल गया था बट उसे रिवोक करना चाह रहा है तो उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन 21 देगा विद इन द 30 डेज सर्विस जहाँ पे आपका कैंसिल हुआ है। सो जो रजिस्ट्रेशन है फेलियर आ गया उसका, अगर वो रिवोक से सेटिस्फाई है तो उसके लिए फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 22 आ जाएगा विद इन द 30 डेज, अगर वो नहीं है तो रजिस्ट्रेशन 13 आ जाएगा जिसमें उसको रिप्लाई करना पड़ेगा विद इन दी 7 डेज फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर 24। उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट पेज
दैट इज़ नोटिफिकेशन नंबर 3 2023 डेटेड रजिस्ट्रेशन पर्सन PR रजिस्टर्ड कैंसिल होगा, इन सब चीज़ों के आगे जो रिवोकेशन में अप्लाई हो रहा है तो ठीक है, रिवोकेशन में चीज़ सेटिस्फाई होगी तो नहीं होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर्सन RP रिटर्न्स कैंसिलेशन, तो पढ़ के यहाँ भी 12th one that is migration of person registered under existing law. So person who are registered under existing law and having a PAN issue under the income tax की वो रजिस्टर्ड है और उनका पैन है इनकम टैक्स के अंदर, वो इनरोल करा सकते हैं कॉमन पोर्टल के ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर के रिगार्डिंग। देन उनका सर्टिफिकेट आ जाएगा फॉर्म नंबर 25। देन इन इनकॉर्पोरेटिंग दी GST फिर वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। हावर अ पर्सन विद मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, अगर वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के अंदर है विद सिंगल पैन तो उसका चैप्टर 5 आएगा फाइनेंस एक्ट 1994, उसको वो ग्रांट हो जाएगा। उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे करना पड़ेगा, फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 26 कुछ अलॉन्ग विद सम इंफॉर्मेशन। सो या दिस इज फॉर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड या दिस चैप्टर डन रजिस्ट्रेशन। सी यू नेक्स्ट वीडियो, until the next video, take care।